अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड ग्रुप है उसके कार्बोनेट्स की क्या स्टेबिलिटी है, थर्मल डीकम्पोजिशन कैसे होती है और थर्मल डीकम्पोजिशन का लफ्ज़ का मतलब क्या है और नाइट्रेट्स कैसे बिहेव करते हैं। बाकी आगे जो सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें, सीक्वेंस तो आपको याद है ना, बेगम का सर भारी हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। अब इनके कार्बोनेट्स मतलब बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रेट्स का मतलब इनके नाइट्रेट्स हैं। तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होती है बेटा? थर्मल डीकम्पोजिशन ये है कि थर्मल का मतलब हीट है, डीकम्पोजिशन का मतलब है टूटना, सिंपल सी बात। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ a compound into two or more different substances by the application of की बजाय अब हम इसको सिंपल कर लेते हैं कि यूज़ ऑफ हीट, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है कि हमने हीट दे के किसी कंपाउंड को तोड़ा है, उसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। अब पहला जो पॉइंट है, पहला हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन किसकी है बेटे? हम लिख लेते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट जब कभी भी थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे, तो क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा? कार्बोनेट, या आप इसके बजाय आप पीछे लिखना चाहें कि ग्रुप 2 एलिमेंट कार्बोनेट जो है ये करते क्या हैं? डीकम्पोज टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड। ये वही बात है बच्चे जो हमने अभी थोड़े से दिन पहले देखी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, टूट के यूजेस में हमने पढ़ी थी। हाँ, टूट के क्या होती है बेटा कि वो मेटल ऑक्साइड में आती है और दूसरे ऑक्साइड में आती है। लेट्स से पहले हमने कैल्शियम कार्बोनेट देखा था, अब हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं एग्जांपल को, मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट में क्या होता है बेटा? ये है सॉलिड फॉर्म में, आपने इसको किया हीट, तो ये क्या हुआ बेटा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हमने कहा मेटल ऑक्साइड, प्लस जो है ना ये होगा सॉलिड स्टेट में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो गैस की सूरत में बनेगी, ठीक है। तो ये है जी डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट। अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ इसके, तो वो हम ऐसे अलग से भी देखेंगे, लेकिन जब हम आते हैं टॉप टू बॉटम, तो इसमें जो डीकम्पोजिशन है उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमें ज़्यादा रिक्वायर होती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनेट्स रिक्वायर more temperature, more heat when going down the group. The group 2, ठीक है। अलग से इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो पहले हमने क्या बात की कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है, फिर हमने बात की थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स। अब हम बात कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, अच्छा मैं राइटिंग थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट। देखो बेटा, नाइट्रेट्स क्या होते हैं? NO3। NO3 के ऊपर चार्ज क्या होता है? अब ये जो है ना बच्चों को ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। NO3 ये देखो, तो ये नाइट्रोजन के तो बांड पूरे हैं, ऑक्सीजन के बांड तो पूरे नहीं है ना। तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन को यहाँ बांड बनाना पड़ता है। तो ये बन जाता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, तो ये आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। समहाउ आप यहाँ बांड ड्रा करके इसको 5 बांड बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम नहीं बनाते। हम कहते हैं कि NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन की तरह ये क्या होगा? पॉजिटिव होएगा। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये एक नेगेटिव चार्ज है। हमारी मेटल के ऊपर चार्ज क्या होता है? 2। इसका मतलब NO3 जो है ना वो एक नेगेटिव होता है। जब 2 हमारे पास मेटल होगी तो ये इसका ट्वाइस बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चेंज द कलर, हम यहाँ लिखेंगे कि ग्रुप 2 नाइट्रेट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन produces a brown gas, along with that is nitrogen dioxide along with metal oxide and oxygen, तो क्या होगा बेटा? यहाँ से जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड उड़ती है, यहाँ से क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना वो उड़ जाएगी। पीछे आपके पास जो है ना वो क्या बचेगा? पीछे आपके पास एक ऑक्सीजन बच जाएगी। एक ऑक्सीजन मेटल के साथ मिलके उसका ऑक्साइड बना देगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो आपका सिलसिला होना है। फिर पीछे मेटल एक है फॉर एग्जांपल, तो वो एक के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो बाकी जो रिमेनिंग होगी वो बना लेंगे ऑक्सीजन। मतलब हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, तो 2 नाइट्रोजन निकल गए। मैं ड्रॉ कर देता हूँ बाद में, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड निकल गया, ये बन गया उसके अंदर मेटल के साथ, तो ये वाला अकेला रह गया, ये ऑक्सीजन की सूरत में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं। टू कैल्शियम नाइट्रेट, तो क्या बनाएगा बेटा? एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस 4NO2 बनाएगा, ये भी गैस फॉर्म में होगी, प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, ये भी गैस फॉर्म में होगी, ठीक हो गया। सो यहाँ तक बेटा हमने जो बात की है वो क्या किया कि होता क्या है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर वही वाला ट्रेंड फॉलो करता है जो टेम्परेचर, more temperature is required when going down the group, more temperature is required when going down the group, अच्छा यहाँ पे ना एक मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, आपको प्रॉब्लम सारी आपकी हल हो जाएगी। देखो बेटा, इसको याद करने का सिंपल तरीका है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम,
बैरियम। तो क्या है, साइज इसका क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो अगर छोटे साइज का कोई नेगेटिव आइन आएगा, ऐसा नेगेटिव आइन जिसका स्मॉल साइज होगा, OH हो गया, क्लोराइड हो गए बेचारे छोटे छोटे, तो उस केस में छोटे छोटों के साथ जो है ना वो क्या होंगे, खुश होंगे। यानी कि अगर स्मॉल कैटाइन है प्लस स्मॉल एनाइन है, दे विल बी हैप्पी। अगर लार्ज कैटाइन है और लार्ज एनाइन है तो वो भी हैप्पी होंगे। यानी कि लार्ज प्लस लार्ज जो है वो भी हैप्पी होंगे। हैप्पी से मुराद उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। उनकी बॉन्डिंग क्या होगी बेटा, स्ट्रांग होगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग होने की वजह से वो क्या करेंगे, टूटेंगे नहीं। उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन जो है वो क्या होगी, उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन जो है ना वो मुश्किल से होगी। मतलब अब स्मॉल के साथ होगा तो अच्छी होगी। अब यहाँ पे एक स्मॉल है, साथ में एक बड़ा सा लार्ज सा हमने फॉर एग्जांपल रख दिया है, सल्फेट रख दिया है, हमने कार्बोनेट रख दिया है वगैरह वगैरह। तो कार्बोनेट रखने से क्या होता है, कार्बोनेट रखने से ये होता है, कार्बोनेट का साइज़ बड़ा है तो वो नीचे वालों के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा। अगर अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो मतलब बॉन्ड से मतलब वो उनके आप आपस में पैकिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उनको तोड़ना मुश्किल होगा। इसीलिए ट्रेंड के मुताबिक अगर हम देखें तो नाइट्राइट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो जो इंक्रीज़ करती है गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर मैं बात करूं नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी की, तो ये इंक्रीज़ करती है गोइंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीज गोइंग डाउन द ग्रुप। अच्छा मैं बच्चे इसमें आपको याद करनी पड़ेगी वैल्यू। आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपसे ये मुश्किल होगा। ठीक है, सिंपल देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो एनर्जी है वो हमें चाहिए डिकम्पोजिशन 540 की, 900 की चाहिए हमें कैल्शियम कार्बोनेट में, 1280 की हमें चाहिए किसमें, स्ट्रॉन्शियम में, और 1360 की चाहिए। इसका मतलब ये हाईली स्टेबल है, थर्मली क्या है बेटा, ये स्टेबल है। और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हमें इसके अंदर ज़्यादा निकलती है जब ये टूटता है तो, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है, सॉरी। तो वो एंथैल्पीज़ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसकी वैल्यू डिकम्पोजिशन टेम्परेचर की याद करनी ज़रूरी है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्यों आयन अच्छे नहीं होते वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सो कार्बोनेट आयन जो है वो क्या है बेटा, एक लार्ज एनाइन है। ठीक है, लार्ज एनाइन इजीली पोलराइज हो जाता है और उसकी पोलराइजिंग पावर जो है ना वो साइज़ ऑफ ग्रुप 2 कैटाइन वो तो हमें पता ही है। जितना छोटा आयनिक रेडियस होगा कैटाइन का उतनी अच्छी पोलराइजेशन करेगा, और उतनी अच्छी पोलराइजेशन की वजह से हाई चार्ज कैटाइन जो है फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हो गया, वो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा, उससे सारे स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो पोलराइजेशन ज़्यादा होगी और ओवरऑल वो मॉलिक्यूल जो उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या सिलसिला समझ कैसे आएगा आपको, देखो ये है, पहले तो आप इस चीज़ को समझ लो ना कि कोवलेंट कैरेक्टर आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। वो क्या कि पॉजिटिव आयन जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको सी लिखता हूँ, कैटाइन, कैटाइन का जितना चार्ज ज़्यादा होगा साइज जितना छोटा होगा, यानी कि साइज जितना छोटा चार्ज जितना ज़्यादा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कैटाइन। एनाइन का, ओह ये थोड़ा बड़ा कर दिए,
अगर मैं बात करूँ N9 की, जस्ट मुझे इसको रेस करने दे। अगर N9 की बात करूँ बेटा, N9 में ये चीज़ ऑपोजिट है। N9 में चार्ज जितना कम, साइज़ जितना ज़्यादा, उतना ही, बल्कि चार्ज भी यहाँ पे कम करने की छोड़ दें, चार्ज बड़ा बड़ा हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, साइज़ बड़ा होना चाहिए। तो साइज़ जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो जल्दी पोलराइज होगा। क्या होगा बेटा? पोलराइज। पोलराइज का मतलब अच्छा भला बना हुआ है, इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको खींचना पड़ेगा। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। अब अच्छा भला कार्बोनेट है, इसके जो चार्ज हैं वो क्या कर रहा है? मेटल लाइन अपनी तरफ खींच रहा है। इसके खींचने की वजह से जो ये वाले बॉन्ड हैं, ये वाले बॉन्ड हो जाएंगे वीक, तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, हालांकि लेट टूटने चाहिए, लेकिन उसको जब डिस्टॉर्ट करता है तो वो जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो लुलुबे लबाब आपकी बुक में है उसको मैंने समराइज़ कर दिया सिंपल फॉर्म में, कि पहले तो ये है कि अगर आप साइज़ की बात करें तो सबसे नीचे बैरियम होता है, इसका साइज़ ज़्यादा है, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का साइज़ की बात करें तो। ठीक है, और अगर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन की बात करें, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का मतलब है कि दूसरे को पोलराइज करना। पोलराइजेशन का मतलब है हेल्प टू मेक एनाइन पोलर। एनाइन को पोलर बनाने के लिए जो हेल्प करनी है उसे कहते हैं पोलराइजेशन। जिसका साइज़ छोटा, चार्ज सबका इक्वल है ना, चार्ज का तो मसला नहीं है, जिसका साइज़ छोटा होगा वो अच्छा पोलराइजिंग एजेंट होगा। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या है बेटा? सबसे अच्छा, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। देखो कंफ्यूज ना हो, जो मैंने सिंपल बात बताई है, टॉप टू बॉटम क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज़ होती है, क्यों इंक्रीज़ होती है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमने कहा है कैटाइन छोटा, चार्ज बड़ा हो तो वो एनाइन को पोलर चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है तो उसको ज़्यादा पोल में कन्वर्ट करता है, उसको उसकी जो अपनी हियत होती है उसको ख़राब कर देता है। इस ग्रेटर पोलराइजेशन की वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है और फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं बेटा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो कार्बोनेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या है बेटा? बेरियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, और इसी तरह का ट्रेंड जो है वो नाइट्रेट्स में भी शो होता है कि बेरियम नाइट्रेट्स NO3 ट्वाइस, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट। समझ लगी आपको? देखो सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। हमारे पास ये याद रखना जो मैंने सिंपल रूल बताया हुआ है कि स्मॉल के साथ अच्छे होते हैं, खुश रहते हैं, लार्ज के साथ खुश रहते हैं। जहाँ पे कैटाइन स्मॉल आ गया, एनाइन लार्ज आ गया या अपोजिट हो गया, वहाँ पे बॉन्ड वीक हो जाएगा, वहाँ पे बॉन्ड वीक और पोलराइजेशन आसान हो जाएगी। ठीक है।